एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसमें आप ऐसे हमने कहा था रियल टू रियल है, आप चाहो तो ऐसे ले लो एक्स वन इज़ ज़ीरो, तो एफ एक्स वन क्या आएगा, एफ एक्स वन का वैल्यू आएगा मॉड ऑफ ज़ीरो माइनस वन, तो वैल्यू इज़ वन। और एक्स टू मैं ले लेता हूँ टू, तो मॉड ऑफ एफ एक्स टू क्या आएगा, एफ एक्स टू आएगा मॉड ऑफ टू माइनस वन, तो वैल्यू आ गई वन। तो एफ एक्स वन इज़ इक्वल टू एफ एक्स टू, इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, बट एक्स वन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स टू। क्यों? क्योंकि एक्स वन ज़ीरो है और एक्स टू क्या है, टू, तो देयर फॉर नॉट वन वन हुआ। ठीक है जी। और ऑन टू के लिए फिर से हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन का जो रेंज होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो रेंज हो गया ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए नॉट ऑन टू। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हम ले रहे हैं, रिलेशंस का ही है। मैं बीच बीच में रिलेशन के भी क्वेश्चन इसलिए टेकअप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहें चीज़ें। रिलेशन इस तरह से है पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, पी पी सेम सेम हो गया, फॉर पी पी ओ पी इक्वल्स टू ओ पी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ, मतलब ओ पी का मतलब हो गया ओरिजिन से पी का डिस्टेंस, और ओ पी का मतलब डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। दोनों केस में सेम ही होगा, तो इसका मतलब वी कैन से कि पी पी बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक के लिए हम अज्यूम करते हैं लेट पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, तो हो जाएगा ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। तो इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी, तो इसका मतलब हो जाएगा क्यू पी बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव के लिए लेट पी क्यू एंड क्यू आर बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट आया ओ पी इक्वल है ओ आर के। तो दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि पी आर बिलोंग्स टू आर, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन ने आगे पूछा है कि हर वो एलिमेंट जो पी के साथ रिलेटेड है उनका रिलेशन बताना है। तो लेट मैंने कहा कि A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN आर रिलेटेड टू P। तो अगर ये P के साथ रिलेटेड हैं तो इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप इनका क्या होगा, रिलेशनशिप होगा कि ओरिजिन से A1 का डिस्टेंस, ओरिजिन से A2 का डिस्टेंस, ओरिजिन से A3 का डिस्टेंस, सो ऑन ओरिजिन से AN का डिस्टेंस
विल बी इक्वल टू ओरिजिन से p का डिस्टेंस। ठीक है, ये रिलेशनशिप होगा। तो ये कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर है ओरिजिन और पॉइंट्स यहाँ पर हैं A1, A2, A3 सो ऑन। तो ये डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल इफ़ A1, A2, A3 so on and lie on circle with center O। ये हमको शो करना था बस। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में हमको एक तो इक्विवेलेंस शो करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो गया, और एक ये टेल पार्ट है इस क्वेश्चन में कि हमें ये शो करना है कि ये सर्कल पे लाई करते हैं, रिलेटेड है। इसका मतलब तभी रिलेटेड होंगे जब ये सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन है। इसके बाद एक क्वेश्चन 12th और हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है T1 T1, क्या रिलेशन है इनका कि T1 इज़ सिमिलर टू T2। तो इसको भी हम इक्विवेलेंस हम प्रूव करेंगे। तो पहले सेम लिया फॉर T1, T1, तो T1 विल बी सिमिलर टू T1 क्योंकि दोनों सेम ही ट्राइंगल है। तो इसका मतलब T1 T1 बिलोंग्स टू R। सिमिलर का ये निशान होता है, ध्यान रखना। तो R इज़ रिफ्लेक्सिव, R इज़ रिफ्लेक्सिव। सेम ऐसे ले लेते हैं। लेट हमने बोला T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो T1 सिमिलर हो जाएगा T2 के साथ। अगर इसके साथ सिमिलर है तो T2 सिमिलर होगा T1 के साथ। दैट मीन्स वी कैन से T2 T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। फिर लेट हमने बोला T1 T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या होगा? T1 सिमिलर है T2 के साथ, T2 सिमिलर है T3 के साथ। तो कंक्लूजन क्या आएगा यहाँ से? T1 इज सिमिलर टू T3। दैट मीन्स T1 T3 बिलोंग्स टू R। R इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी। अब इसी में क्वेश्चन ने फर्दर एक टेल पार्ट पूछा है कि कंसिडर 3 ट्राइंगल्स। इस तरह से है, तीन ट्राइंगल्स हैं। T1 है जिसकी साइड हमें दे रखी है 3, 4, 5। T1 है जिसकी साइड है 3, 4, 5। T2 है जिसकी साइड से 5, 12, 13 और T3 है जिसकी साइड है 6, 8 और 10। तो मुझे ये बताना कि कौन सा ट्राइंगल रिलेटेड है। तो रिलेशन क्या होगा? सिमिलर होने चाहिए। तो सिमिलर तभी होते हैं ट्राइंगल्स अगर उनकी साइड का रेशो इक्वल है। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3/6, इनका रेशो क्या आएगा? 1/2। यानी ये 3 और ये 6, दैट विल बी इक्वल टू 4/8, दैट विल बी इक्वल टू 5/10। तो सबका रेशो इक्वल है। तो देयरफॉर हम बोलेंगे T1 इज सिमिलर टू T3। तो दिस implies T1 and T3 are related to each other। ठीक है जी। ये किसी का माइक ऑन है, ऑफ करिएगा, अगर पूछना है तो बोलिए। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर से।
फंक्शंस हम टेकअप कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं फंक्शन ही। हमारा हो गया था लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था, तो 8th 9th इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम बिफोर 8th और हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं 7th के ही जैसा। क्वेश्चन ये है f(x) इज़ 9 minus x square and f is from रियल टू, और यहाँ पर हो गया -∞ से 9 ऐसे। तो हमने क्या किया सबसे पहले, और बल्कि यहाँ भी r पॉजिटिव कर देते हैं। तो r पॉजिटिव करने से क्या होगा, अब बताओ ज़रा, क्या ये 1 1 होगा? कोई बता सकता है आप में से? चेक करो, क्या ये 1 1 आएगा? बोलो जी। ऐसे ले लो, पहला स्टेप f(x1) = f(x2) लीजिए। अब वैल्यू लगाइए, f(x1) क्या होगा? वैल्यू लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 9 - x1², और इधर क्या आएगा 9 - x2², ऐसे हो जाएगा। अब 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचेगा -x1² = -x2²। अब माइनस से माइनस कट गया तो बच गया x1² = x2²। अब चेक करो, जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आता है, तो हम बोलेंगे x1 = x2 बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू -x2। ठीक है जी। तो क्यों नॉट इक्वल टू -x2 है? क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर बोला है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रियल नंबर दे दिया तो माइनस वाली टर्म पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि f इज़ 1 1, f इज़ 1 1। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन हमने किया बुक में जो था, इसमें क्या दे रखा था, रियल टू रियल दे रखा है। इसमें यहाँ पे रियल टू रियल दिया हुआ है, इसलिए 1 1 नहीं था। यहाँ पर रियल टू रियल नहीं है, पॉजिटिव रियल है, तो इसलिए 1 1 होगा। फिर ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, ऑन टू के लिए आप ऐसे ले लो, x² से शुरू करेंगे हमेशा, x² हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। जब भी क्वेश्चन में x² आएगा तो आपने ऐसे ही इसको ट्रीटमेंट देनी है, x² हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर आगे माइनस लगा है तो -x² क्या होगा, हमेशा ही नेगेटिव होगा। फिर 9 ऐड कर लीजिए दोनों तरफ, तो 9 - x² हमेशा ही <9 होगा। यानी फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हमेशा ही 9 से छोटा होगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज विल बी -∞। यहाँ पर क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट डालिएगा, इन्फिनिटी पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है। तो -∞ से 9 हो गया रेंज। तो विच इज़ कोडोमेन, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं, इसलिए f इज़ ऑन टू। ठीक है। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों ही हैं उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। दिस इम्प्लाइज f इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है इसका। इसके बाद एक 1 मार्कर मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले। f इज़ फ्रॉम a to b, f इज़ फ्रॉम a to b, और a हमने बोल दिया 1 2 3 4 है, और b हमारे पास क्या है, b है 1 और 2। 1 और 2 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 5 और 6 ले लेते हैं, 5, 6। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड टोटल फंक्शंस। हमें बताने टोटल फंक्शंस कितने बन सकते हैं। दूसरा पार्ट है फाइंड टोटल
ऑन टू फंक्शंस, टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने हो सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, आप ऐसे देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया a विच इज़ 1 2 3 4, ये a है, और यहाँ मैंने बनाया b विच इज़ 5 and 6। अब फंक्शंस का मतलब क्या होगा, फंक्शंस का मतलब यहाँ पर a से b में मैं कितनी इमेजेस मेरी हो सकती हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ 1 के लिए मैं या तो 5 हो सकती है इमेज, या फिर 1 की इमेज मेरी 6 हो सकती है। यानी 1 के लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस। ऐसी 2 के लिए भी ये हो सकता है कि या तो उसकी इमेज 5 है, इसकी इमेज या फिर 6 है, फिर से अगेन 2 चॉइस। 3 के लिए कितना हो सकता है, 3 के लिए अगेन 2 चॉइस, और 4 के लिए भी फिर से 2 चॉइस। तो टोटल फंक्शंस जब हम बोलेंगे, टोटल फंक्शंस क्या हो गया, टोटल फंक्शंस हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 की पावर 4 विच इज़ 16। ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे एक नोट आ जाएगा। नोट क्या आएगा कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं, कितने फंक्शंस हो सकते हैं टोटल, वो होगा। अब ये 2 क्या है, ये हैं कितने एलिमेंट्स हैं b के, और b क्या है, कोडोमेन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के कितने एलिमेंट्स हैं, रेज टू द पावर, ये 4 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ऑफ डोमेन। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे कितने फंक्शंस बनेंगे। ठीक है जी। तो टोटल इस क्वेश्चन में जो फंक्शंस बने इट इज़ 16। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। अब ऑन टू के लिए हम फिर से इसको ऐसे रे डायग्राम बना दें। ये है 1 2 3 4, और यहाँ पर हो गया 5 और 6। अब ऑन टू के लिए हमने बोला था कि हर एक एलिमेंट की मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होना चाहिए। ये हमने बेसिकली ऑन टू में बताया है। ठीक है। अब जैसे एक सिचुएशन मान लीजिए ये है, 1 के लिए 5 है, 2 के लिए भी 5 है, 3 के लिए भी 5 है, 4 के लिए भी 5 है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इस केस में जो रेंज होगा, रेंज क्या है, सिर्फ 5 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है ना। तो ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि ये एलिमेंट छूट गया। तो एक केस तो ये हो सकता है, ये केस पॉसिबल है जो कि ऑन टू नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, फिर से बनाया 1 2 3 4 एंड 5 6। दूसरा केस ये हो सकता है कि 1 के लिए भी 6 है, 2 के लिए भी 6 है, 3 के लिए भी 6 है, एंड 4 के लिए भी 6 है। तो इस केस में जो रेंज होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो फिर से ऑन टू नहीं है। तो टोटल हमारे जो फंक्शंस बने थे, टोटल फंक्शंस हमारे कितने बने थे, 16। तो उन 16 में से इन दो को छोड़ दीजिए, इन दो के अलावा सारे ही हमारे ऑन टू होंगे, क्योंकि यही दो केस ऐसे हैं जो कि ऑन टू नहीं हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वो होंगे टोटल -2। तो टोटल हमारे 16 थे, 16 - 2 तो 14
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी बच्चे को तो बोलिए। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है ए एंड बी दो सेट हैं, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, और फंक्शन क्या है, एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। फंक्शन है एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो मुझे शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है। तो शो वाले क्वेश्चन तो इजी होते हैं, शो करना है तो मतलब मुझे रिलेशन यही एस्टेब्लिश करना है, 1 1 वाला, और ऑन टू में रेंज और कोडोमेन मुझे बोलना इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमने बोला लेट 1 1 के लिए एफ ए वन बी वन इक्वल है एफ ए टू बी टू के। तो जब ए बी दिया हुआ है क्वेश्चन ने, तो रिलेशन क्या है, बी ए है। तो ए वन बी वन का मतलब क्या होगा, दैट विल बी बी वन ए वन। ठीक है, ए टू बी टू का मतलब क्या होगा, दैट विल बी बी टू ए टू। ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि बी वन बी टू के इक्वल है, कंपेयर कर लें तो, और ए वन किसके इक्वल है, ए टू के इक्वल है। यहाँ से रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट आया तो इसका मतलब आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि ए वन बी वन इक्वल है ए टू बी टू के। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, और रिजल्ट हमने क्या बोला कि अंदर वाले ये दोनों ए वन बी वन और ए टू बी टू दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया, वी कैन से कि एफ इज 1 1। ठीक है, अब ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू के लिए हमने बोला ये है ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर अगर मेरे ऐसे रे डायग्राम बना दूँ, ये मेरा एक रे डायग्राम है ए बी, ए क्रॉस बी के अंदर ए बी है। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि अगर ए क्रॉस बी डोमेन है तो उसके लिए रेंज क्या आ रहा है, बी ए। तो बी क्रॉस ए, मतलब ए बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब ये जो ए एलिमेंट है ये इसका एलिमेंट है, बी एलिमेंट जो बी का एलिमेंट है, और जब मैं बी क्रॉस ए कर दूंगा तो पलट जाएगा। तो यानी हर इस एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पर रेंज होगी। ठीक है ना। तो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। यहाँ पर ये क्या है, रेंज है, और यही हमारा कोडोमेन है। तो क्लियरली वी कैन से कि रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो एफ इज ऑन टू। ठीक है जी। तो बिल्कुल बेसिक पे चलना है, रे डायग्राम बना के आप ऐसे दिखा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। 9th के ही जैसे एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको हम एक साथ अभी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखो 9th क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है। 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एफ एन हमारे पास, एफ एन को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है n+1 अपॉन 2। कब, अगर n इज ऑड। अगर n ऑड है तो फंक्शन ये है, और अगर इवन है तो फंक्शन ये है n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, तो हमने बोला केस 1 1 करने के लिए इसमें हम 3 केस बनाएंगे। पहला केस क्या है, व्हेन
n1 कॉमा n2 दोनों ही ऑड है, बल्कि बिलोंग्स टू की जगह बोलो बोथ आर ऑड। केस 1 व्हेन n1 n2 आर ऑड, अगर दोनों ही ऑड है तो क्या होगा, fn1 इक्वल टू fn2 लगाया, तो क्योंकि n1 ऑड है तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, ये हो जाएगा n1 प्लस 1 बाई 2 और राइट साइड पे हो जाएगा n2 प्लस 1 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया n1 प्लस 1 और n2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ऑड है तो ऑड वाले फंक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, n1 इक्वल है n2 के। फिर केस 2, केस 2 हमने बोला व्हेन n1 एंड n2 आर इवन, दोनों ही इवन है। तो अगर दोनों इवन है तो फिर से क्या होगा, fn1 इक्वल्स टू fn2। तो रिजल्ट आया n1, क्योंकि इवन है तो इवन वाली कंडीशन में जाएगा, n1 बाई 2 n2 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर से n1 इक्वल्स टू n2 हो गया। ठीक है, तो अभी भी हम इसको 1 1 नहीं बोलेंगे। तीसरा केस भी हम लेंगे एक, अगर तीनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया ओके, ये सेटिस्फाई हो गया ओके, तीसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर तीनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी हम इसको बोलेंगे 1 1। तीसरा केस क्या है, हमने बोला व्हेन n1 इज ऑड, एक ऑड है, एंड n2 इज इवन, दूसरा इवन है, ये हमने बोला तीसरा केस है। तो इसमें क्या होगा, हमने लिया fn1 इक्वल टू fn2। तो n1 ऑड है तो ऑड वाली कंडीशन लगेगी, ये वाला लगेगा फंक्शन n1 प्लस 1 बाई 2, और n2 इवन है तो इवन वाला फंक्शन लगेगा n2 बाई 2। तो 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया, बच गया n1 प्लस 1 इक्वल्स टू n2। ठीक है जी। अब n1 को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन मेरा आ रहा है n2 माइनस n1 इज़ 1, ये रिलेशन आ रहा है n2 माइनस n1 इज़ 1। तो n1 n2 क्या है, एक इवन है और एक ऑड है, तो ऑड और इवन का डिफरेंस 1 हो सकता है। ठीक है ना, विच इज़ पॉसिबल, विच इज़ पॉसिबल। कैसे, अगर मैं एक को 2 ले लूँ, 2 क्या है इवन नंबर, और एक को 1 ले लूँ, 1 क्या ऑड नंबर, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही एक को 4 ले लें, एक को 3 ले लें, तो 4 माइनस 3 1 आएगा। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है, ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों इक्वल हो। ठीक है, विच इज़ पॉसिबल बट n1 और n2 इक्वल नहीं हो सकते। तो फाइनली इन तीनों के बेसिस पे, क्योंकि तीसरी कंडीशन हमारी इनवैलिड हो रही है, इनवैलिड क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला है कि n1 और n2 हमारे एक इवन है और एक ऑड है, तो क्योंकि शुरू में ही हमें पता है n1 और n2 अलग अलग हैं, इक्वल नहीं हैं, तो ये जो रिज़ल्ट आएगा ये भी वैलिड नहीं आना चाहिए था, यानी इनका डिफरेंस कुछ ऐसा आना चाहिए था जो वैलिड ना हो कभी भी। अगर ये वैलिड हो रहा है किसी के लिए भी तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये ध्यान रखना। देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। ठीक है जी। और अगर आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो उसको भी, उस मेथड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ले लीजिए n1, सपोज़ मैं ले लेता हूँ 2 और n2 मैं ले लेता हूँ 1। तो ये क्या है, 2 इवन है, तो इवन है तो यहाँ पर डलेगा, तो fn1 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर डालेंगे तो दैट विल बी 2 बाई 2, यानी कि 1 आ गया। और fn2 का वैल्यू डालिए, fn2 ये क्या है, ऑड है, 1 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ पर डालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस 1 बाई 2, तो 2 बाई 2 फिर से आ गया। तो f अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि fn1 और fn2 दोनों ही इक्वल हैं, बट
n1 और n2 इक्वल नहीं है, तो इसलिए नॉट 1 1। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि ऐसा करना चाहें ऐसे करिए, या फिर जैसे ये कराया है ऐसे करिए। दोनों में से जिस मर्जी मेथड से करिए, ठीक है जी। तो क्योंकि ये 1 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा है स्टेट वेदर एफ इज़ बाइजेक्टिव। तो अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव, इज़ नॉट बाइजेक्टिव। बस ख़त्म। अब इसके जैसा मैंने कहा था एक क्वेश्चन और है, तो देखो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये वाला एग्जाम्पल 12, इसको लेते हैं। अब इसमें बोला शो दैट इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू, तो शो दैट बोल दिया, तो शो दैट बोल दिया तो इजी है, हमें प्रूव करना ही करना है कि 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा। तो इसको लेकिन आपको फिर वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने ये मेथड से कराया है। केस 1 केस 2 केस 3 बनेंगे इसमें। तो कैसे करेंगे, फिर से सॉल्यूशन ले लेते हैं। फंक्शन मुझे एक ये दे रखा है जब ऑड है, और ये दे रखा है जब इवन है। तो केस 1 हमने बोला व्हेन x1 एंड x2, इस बार x1 एंड x2 लिख रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है। ऊपर जो क्वेश्चन था ये फंक्शन ऑफ n था, इसलिए n1 और n2 लिया गया था, ठीक है। तो केस 1 व्हेन x1 एंड x2 आर ऑड, दोनों ही ऑड ले लो। तो fx1 इक्वल्स टू fx2 लिया, तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा ऑड वाला फंक्शन ये है, तो x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x1 और x2 इक्वल हो गया। दैट मीन्स वी कैन से कि f इज़ 1 1, ठीक है। अच्छा अभी हम लास्ट में बोलेंगे एक बार, अभी नहीं बोलते, लास्ट में ही बोलेंगे। केस 2 ले लिया, केस 2 में क्या आएगा, व्हेन x1 एंड x2 आर इवन, दोनों ही इवन है, तो ये हो जाएगा fx1 इक्वल्स टू fx2, दैट मीन्स x1 माइनस 1 इक्वल्स टू x2 माइनस 1, तो 1 से 1 फिर कट गया, तो x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, ठीक है। अब केस 3 ले लेते हैं। केस 3 व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, एक ऑड है और एक इवन है। x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, तो फिर से fx1 इक्वल्स टू fx2, तो x1 ऑड है तो fx1 में ऑड फंक्शन आएगा x1 प्लस 1, और x2 क्या है, इवन है, तो इवन फंक्शन आएगा x2 माइनस 1। अब यहाँ से 1 को इधर ले आओ और x1 को उधर ले जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2। तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो ऑड और इवन का डिफरेंस कभी भी 2 नहीं आएगा, कभी भी। कोई भी ऑड और इवन ले लो, जैसे मैं बोलता हूँ 11 हमारे पास एक ऑड नंबर है और 8 मैं कह देता हूँ कि इवन नंबर है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा कभी भी 2 नहीं आएगा, ना 2 आएगा ना मल्टीपल ऑफ 2 आएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये नॉट पॉसिबल आ रहा है, तो यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, और ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे अगर अलग अलग हैं तो इसलिए fx
इज़ 1 1। यहाँ तक तो क्लियर है। लास्ट वाले में हमेशा नॉट पॉसिबल आनी चाहिए कंडीशन। जैसे यहाँ पर कंडीशन क्या आई थी, पॉसिबल थी। अगर पॉसिबल आ गई कंडीशन अलग अलग लेने से, एक ऑड और एक इवन लेने से, अगर पॉसिबल आ गया ये कंडीशन जो लास्ट में आई विच इज़ पॉसिबल किसी भी दो नंबर्स के लिए, तो वो 1 1 नहीं होगा। और अगर ऐसे आ जाता है कि लास्ट कंडीशन हम ये कहते हैं कि नॉट पॉसिबल आती है, तो 1 1 होगा। ठीक है जी। तो f इज़ 1 1। और अब ऑन टू ले लो, क्योंकि उसने बोला शो करो ऑन टू भी है। तो फॉर ऑन टू, अब देखो क्या करेंगे। ऑन टू के लिए डोमेन देखो नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमने इसको y माना। लेट मैंने बोला y क्या है, y है x प्लस 1 वेयर x इज़ ऑड। x क्या है, ऑड नंबर है, y हमने बोल दिया। तो अगर x ऑड नंबर है, उस ऑड नंबर में, ठीक है जी, x प्लस 1 है फंक्शन, जब x ऑड है, तो उस ऑड नंबर में अगर मैं x क्या ऑड, उसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो जो x प्लस 1 आएगा वो क्या आएगा, बोलो जी, आप में से कोई बता सकता है? क्योंकि x इज़ ऑड है, सिंस x इज़ ऑड, तो इस, हाँ, तो इसका मतलब x प्लस 1 इज़ ऑलवेज इवन। किसी भी ऑड नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब y इज़ इवन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस ले लो। लेट मैंने बोला y इज़ x माइनस 1। दूसरा क्या है, x माइनस 1 है। इफ़ x इज़ इवन, इफ़ x इज़ इवन, तो अब x इवन है, तो क्योंकि x इवन है, x इज़ इवन, तो इवन में 1 माइनस कर देंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, इसका मतलब x माइनस 1 इज़ ऑलवेज ऑड। किसी भी इवन नंबर में आप 1 माइनस कर दीजिए तो ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड है, तो यानी ये क्या है, y, तो इसका मतलब y इज़ ऑड। तो y मेरे पास क्या आ गया, एक बार ऑड नंबर आया, एक बार इवन नंबर आया। इसका मतलब y जो है, y क्या है, y इज़ रेंज, फंक्शन का वैल्यू ही y है। तो इसका मतलब वी कैन से कि रेंज मेरा क्या है, इवन और ऑड को मिलाएंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो रेंज इज़ नेचुरल नंबर। ठीक है जी, और वही हमारा कोडोमेन है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5। तो एक बार हमने क्या बोला, एक बार हमने बोला कि y हमारे पास ये है ऑड नंबर 1 3 5 ये है, और एक बार हमने बोला कि y हमारे पास क्या है, इवन नंबर 2 4 6। तो इसका मतलब ओवरऑल y मेरे पास क्या आ गया, y इज़ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है तो वो वही हमारा कोडोमेन है। तो देयरफॉर वी कैन से कि f इज़ ऑन टू। बस ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो दो क्वेश्चन है एक जैसे, एग्जाम्पल 12 हो गया और 9th क्वेश्चन हो गया, और इन्हीं के जैसा एक क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में इनके जैसा एक क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई करिए, खुद ही ट्राई करिएगा। सेम इसकी तरह होगा वो वाला, जैसे 12th क्वेश्चन हमने किया है एग्जाम्पल 12, इसकी तरह होगा वो। ठीक है जी, तो उसको ट्राई करिएगा। अब हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। 10th पे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें आप ये ध्यान रखना, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमने कैटेगराइज किया था कुछ फंक्शन। एक हमने कहा था लीनियर होता है, एक हमने बोला था क्वाड्रेटिक होता है,
और ये क्या है, ये रैशनल फंक्शन है, जैसे डिवीजन में आएगा तो रैशनल फंक्शन है, तो तीसरा हो गया रैशनल फंक्शन। ठीक है जी। तो थोड़ा सा बस कोडोमेन मतलब ऑन टू डिस्कस करते समय हल्का सा डिफरेंस जाता है सभी में, 1 1 तो हो ही जाता है। तो 1 1 के लिए पहले फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन है हमारे पास x-2/x-3, ये हमारा फंक्शन है। अब इसको 1 1 लेना है तो वो यहाँ से शुरू करिए, लेट f(x1) इक्वल है f(x2) के। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह x1 लिख लो, x1 - 2 हो जाएगा, अपॉन में भी x1 - 3 हो जाएगा। फिर जहाँ जहाँ x है उसकी जगह x2 लिख लो, तो x2 - 2 और x2 - 3 हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 - 2 और इधर आ गया x2 - 3। ऐसी राइट साइड पे x1 - 3 एंड x2 - 2 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, ऐसे इसको कर लो, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो अब आप चेक करो कौन कौन सी टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं। एक तो x1 x2 कट जाएगा दोनों तरफ से, एक 6 कट जाएगा दोनों तरफ से, और बाकी टर्म्स को आप अलग अलग करो। क्या, 3x1 को राइट साइड पे ले जाते हैं और 3x2 को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आएगा 3x2 माइनस 2x2, और 3x1 को ले गए हम राइट साइड पे ऐसे। तो इनको माइनस किया तो ये हो जाएगा x2, और इनको माइनस किया तो x1 हो गया। तो x1 x2 आ गया इक्वल, तो f इज़ 1 1। ठीक है जी। अब ऑन टू के लिए जो भी रैशनल फंक्शन है उसको ऑन टू अगर मुझे करना है तो यही स्टैंडर्ड आप फॉलो कीजिएगा। y मान लीजिएगा x - 2 को, और इसको x - 3, x - 2 ओवर x - 3, और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो ये y अंदर जाएगा, तो yx माइनस 3y x - 2, तो x को लेफ़्ट साइड पे ले आइए और y को ले जाइए राइट साइड पे, ऐसे आ गया। तो इसमें से x कॉमन ले लो, तो y - 1 3y - 2। अब x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3y - 2 ओवर y - 1, ये x का वैल्यू आ गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे रेंज जो है y कभी भी मेरा 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 डालने से अपॉन में 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ये मेरा रेंज, यानी y का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बस 1 नहीं होना चाहिए। तो हम उसको कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रेंज इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, y का वैल्यू ही रेंज होता है। और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, देखो कोडोमेन इसने क्या दिया, कोडोमेन इसने दिया b, और b उसने डिफाइन ये किया हुआ है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो क्लियरली ये किसके इक्वल है, ये b के इक्वल है, और यही कोडोमेन है। इसलिए वी कैन से कि f इज़ देयरफॉर f इज़ ऑन टू। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो फाइनली कंक्लूजन f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। बस ये हमारा क्वेश्चन ऐसे कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ आप 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th और 12th और देख लेते हैं फटाफट। चलिए, 11th 12th 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 11th
इसमें क्या है, इसमें फंक्शन है x की पावर 4 यानी इवन है पावर। तो मैंने हमेशा कहा था कि अगर पावर इवन होती है, रियल टू रियल है फंक्शन, तो जब fx1 और fx2 करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे तो क्या होगा, पावर इवन होने की वजह से प्लस माइनस आएगा। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, x1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिखेंगे फिर हम। तो इसलिए नाइदर 1 1, ठीक है, 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1, 1 1 नहीं है, ये तो पक्का पक्का है। और ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की पावर 4 क्या है, हमने बोला इवन है, तो जब पावर इवन है तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा, रेंज होगा, वो क्या होगा, दैट विल बी 0 से लेके इन्फिनिटी, वो उसका रेंज होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है जी, तो नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू हो गया। तो इसलिए कंक्लूजन क्या होगा, आंसर विल बी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये मेरा इसका कंक्लूजन होगा। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, fx हमें दे रखा 3x, तो ये तो लीनियर वाला आ गया। तो लीनियर में कोई बता सकता है आप में से 1 1 होगा कि नहीं होगा। लेट हमने बोला fx1 इक्वल्स टू fx2, तो क्या आएगा, 3x1 1 1 होगा, बिल्कुल ठीक है जी। x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, तो 1 1 हो गया, तो f इज़ 1 1। और ऑन टू भी बताओ है कि नहीं है। तो लीनियर के लिए मैंने कैसे कहा था, मैंने कहा था आप ऐसे करो, क्वेश्चन ने बोला है डोमेन क्या है, रियल नंबर। डोमेन मतलब हमने कहा था x का वैल्यू, x हमारा क्या है, रियल नंबर है, तो पहले बोलेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 3 मल्टीप्लाई कर लो, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर में तो हमेशा रियल होता है। तो इसका मतलब जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, रियल नंबर। तो रेंज क्या है, रेंज मेरा कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो इसलिए f इज़ ऑन टू। तो 1 1 एंड ऑन टू ये आ गया, इज़ 1 1 ऑन टू, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ठीक है जी, ये है 12th क्वेश्चन, मतलब ये एक्सरसाइज डन हो गई है। ये वाली तो आपके सिलेबस में नहीं है, थर्ड एक्सरसाइज। बस मिसलिनियस के कुछ आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मिसलिनियस में ये सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जो आप लोग ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल 12 के जैसा है। बस एक फोर्थ क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, तो ये चैप्टर हमारा डन है। फोर्थ और फिफ्थ आप खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम और डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले 1 1 एंड ऑन टू हमें चेक करना है। तो फिर से आप पहले 1 1 के लिए तो आप लगाओ fx1 इक्वल्स टू fx2 लगाओ पहले। तो लेफ़्ट साइड पे जहाँ जहाँ x है उसकी जगह x1 लिख लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा x1 ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ x1। ऐसे ही राइट साइड पे लगाओ, x की जगह x2 लिख लो, x2 ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ x2। तो अब आप मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगा दो, तो ऐसे लिख लो x1, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आओ, 1 प्लस माइनस
x2 और ये हो गया x2, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे 1 प्लस माइनस x1। अब मल्टीप्लाई कर लो तो x1 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया x1 x2, ये हो गया x2 प्लस माइनस x1 x2। ठीक है जी। तो क्लियरली दिख रहा है कि x1 x2 दोनों तरफ से हमारा कट जा रहा है, तो ये टर्म हमारी वैनिश कर जाएगी। तो क्या बचेगा, ये बचेगा x1 इक्वल है x2 के, तो इसलिए f क्या हो गया, f इज़ 1 1। ठीक है जी। अब कोडोमेन देखो हमें क्या दे रखा है, कोडोमेन हमें ये दे रखा है, ये हमारा कोडोमेन है -1 से 1, ऐसे हमें दे रखा कोडोमेन। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं केस 1, 2 केस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 अगर है x तो क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे मॉड ऑफ x 1 प्लस मॉड ऑफ x हमेशा बड़ा होगा x से। अगर हम ये कह रहे हैं कि x कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो जैसे मान लीजिए x को मैं सपोज़ 2 ले लेता हूँ तो लेफ़्ट साइड क्या होगा, 1 प्लस मॉड ऑफ 2, यानी 1 प्लस 2 लेफ़्ट साइड होगा, विल बी ग्रेटर देन 2 तो लेफ़्ट साइड हमेशा ही बड़ा होगा राइट साइड से, अगर x पॉजिटिव है तो दैट मीन्स अगर मैं इस टर्म को राइट साइड पे डिवाइड कर लेता हूँ तो 1 हमेशा ही बड़ा होगा x ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ x से, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि 1 बड़ा है इससे, इसका मतलब x ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ x जो है हमेशा ही छोटा है 1 से। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन मेरा 1 से छोटा है, एक रिजल्ट ये आया केस 1 से। अब लेते हैं केस 2। केस 2 हम ये लेते हैं कि x जो है नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो x क्या है, नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, लेस देन 0 है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि x नेगेटिव है। तो 1 प्लस मॉड ऑफ x ये हमेशा बड़ा होगा माइनस ऑफ x से। माइनस ऑफ x लगाने से क्या होगा, माइनस ऑफ x लगाने से ये होगा कि x तो पहले से ही नेगेटिव है, तो उसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, दैट मीन्स दिस राइट हैंड साइड इज़ पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही कंपेयर कर रहे हैं, नेगेटिव से कंपेयर करेंगे तब तो पक्का पक्का हमें मालूम है कि पॉजिटिव होगा, ग्रेटर होगा। तो ये पॉजिटिव है, दिस टर्म इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, स्टिल 1 प्लस मॉड x हमेशा बड़ा होगा राइट हैंड साइड से। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही कंपेयर किया है। सेम केस दिस ऑल्सो, इसलिए मैंने -x लगाया राइट साइड पे। तो अब इसको फिर से वहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 बड़ा है -x ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ x से। तो इसका मतलब 1 बड़ा है, दैट मीन्स x ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ x, या फिर एक काम करते हैं, चलो फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, ये छोटा है 1 से। ठीक है। अब माइनस हटाएंगे तो हमको मालूम है कि माइनस हटाने से हमेशा इनइक्वालिटी पलट जाती है। जैसे हम ये बोलते हैं कि -2 छोटा है -1 से, ये सभी को मालूम है -2 छोटा है -1 से। अब मैं माइनस अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी हमेशा पलट जाएगी। तो सेम विद दिस केस ऑल्सो, अगर मैं माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी मेरी पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो यानी f(x) क्या हो गया, f(x) बड़ा है -1 से। तो यहाँ हम कह रहे हैं f(x) छोटा है 1 से, यहाँ हम कह रहे हैं f(x) बड़ा है -1 से। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया, ओवरऑल कंक्लूजन ये आया कि f(x) जो है -1 और 1 के बीच में है, यही मेरा रेंज है। ठीक है ना।
तो रेंज क्या है, -1 और 1, तो यही उसने बोला था कोडोमेन है। चेक करो, -1 से 1, तो दैट मीन्स मैं क्या बोलूँगा, रेंज जो है वो इक्वल है -1 से 1 और वही कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए f इज़ ऑन टू। ठीक है जी, आया सभी को समझ।